हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़े हैं। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक है। हर बच्चों को ये जानना जरूरी है। जब तक आप एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के बारे में नहीं नॉलेज है, तब तक सेकेंड चैप्टर को समझना जरूर इम्पॉसिबल है। उसी तरह से फर्स्ट चैप्टर में सेपरेशंस, डिफरेंट सेपरेशंस टेक्निक्स को भी हम लोग पढ़े थे, राइट। इस चैप्टर में भी हम लोग अब थोड़ा डिटेल्स में एटम्स के बारे में जानकारी देख रहे हैं। एटम के डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। एटम्स के उसके बाद कुछ लॉज जो हैं केमिस्ट्री डेवलपमेंट में जो इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड फॉर फ्यूचर केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखोगे, कैसे कंपाउंड को लिखते हैं, उसके बाद एटम क्या होता है, लॉज क्या है, मैटर्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, एटम्स का डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। सारे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वैलेंसी के बारे में देखेंगे, हाउ टू राइट किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबल जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कहाँ से आए हैं, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सीखना है। और केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है बेटे। इस चैप्टर को आप जितने ही ध्यान से पढ़ोगे, जितने ही मेहनत करके समझदारी से इस चैप्टर को आपको रीड करना जरूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बैकबोन चैप्टर है। जितना ही अच्छी तरह से इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, आपको केमिस्ट्री में उतना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। कोई भी बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, एक ही लॉजिक है, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाता है उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मेरा कोशिश क्या है कि हर बच्चे को, जो ऑफलाइन मोड में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन मोड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक से बेसिक चीज़ को बताएं, सो डैट कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, राइट। आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी क्लास 10 का भी, ह्यूमन आई का भी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके भी क्लास अपलोड होने वाले हैं। क्लास 10 के जो बच्चे वेट कर रहे हैं, उनका भी कल क्लास लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। जो ऑनलाइन क्लास मोड में हैं मेरे बच्चे, ऑफ मोड वाले का क्लास हो चुका, 2 लेक्चर्स इसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उनका वीडियो बनाकर उसको अपलोड मैं कर दूंगा, राइट। उसी तरह से 11 12 के भी क्लासेस अपलोडेड ऑलरेडी हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल्स पर लाइक और सब्सक्राइब करके वहाँ से आप सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। मेरी कोशिश है कि बिहार के जो दूर दूर से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे गांव से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पढ़ रहे हैं, उन तक ये क्लासेस का मेरी अपनी आवाज़ जो है, मेरी अपनी जो लेक्चर्स है, उनको तक पहुंचाना मैं कोशिश कर रहा हूं, सो डैट कि बहुत सारे बच्चे जो दूर से हैं, दे आर वेटिंग माई क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं ऐसे बच्चों के लिए शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं अपने तरफ से, जो मेरे क्लासेस के लिए वेट करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, सर आपका इस चैप्टर का वीडियो कब आ रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे। प्लस शहर के तो बच्चे ऑफ मोड में मेरे इंस्टीट्यूशन में ही आके पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही पर्पस है वीडियो बनाने का, कि जो बच्चा जो टॉपिक में मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, जैसे सेकेंड टाइम बच्चे पूछते हैं सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, आई एम सेइंग अगेन गो टू, फिर आप उस वीडियो पे पुराने दोबारा जाके बेटे फिर से देखो, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है यू आस्क मी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं खुद अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरी जो वास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है कि किसी भी लेक्चर्स में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, तो 20 to 30% वो अंडरस्टैंडिंग करता है। ये वीडियो पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है कि जो बच्चे यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बार ध्यान से तो मेरे से समझ ही रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ घर पे जाकर वो जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको ध्यान से समझें, कॉपी पर उतारें, कि दोनों एक साथ काम नहीं सकता है, समझना और लिखना दैट इज नॉट पॉसिबल सेम टाइम। इसीलिए मैं बच्चों को ऑफ मोड में जो मेरे बच्चे क्लासेज करते हैं, उनको मैं बोलता हूं आप सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनो, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा घर पे जाकर उसको फिर से दोबारा देखकर दूसरे टाइम में उसको पॉज करके सारे जो नोट्स हैं कॉपी पे आप लिखो, वीडियो के जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद एनी डाउट्स फिर रहता है यू आस्क मी। इसीलिए ऑनलाइन के बच्चों को मेरी तरफ से एडवाइस है, वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद सेकेंड टाइम में नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके नोट्स नहीं तैयार होंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट बेटे। नाउ वी स्टार्ट, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करें, और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो भी हम क्लास कर रहे हैं 9 का, मैथ का, साइंस का, सारा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम लोग कर रहे हैं। इसलिए डोंट वरी बच्चे, यदि आपके पास बुक्स भी नहीं है तो मेरा लेक्चर से आप अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। नाउ स्टार्ट द एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैटर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट बेटे। In somehow we could go on dividing the matters, we will get a small and particles. Ultimately we will get the smallest particle of matters which cannot be divided any further. This smallest particle of matter will be atom. All matters is made up of a small particle called atom and molecules. मैटर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे। एटम्स को जिस समय डिस्कवरी किया गया था एटम्स, उस समय एटम्स को इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आया, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस समय एटम का डेवलपमेंट हुआ या उस समय क्या कहा गया, एटम से छोटा पार्टिकल कोई नहीं होता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द एटम। मैटर्स का जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, राइट बेटे। और वी कैन से मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे, उसको समझेंगे। मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट कब आया है, जो यानी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से बने हुए हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से बना हुआ, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन एलिमेंट बनाया, अंडरस्टूड। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एटम। मैटर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, आपको एटम कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट, जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड को हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटा छोटा पार्ट्स में कट कर रहे हैं बेटे। गोल्ड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रहे हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट, यानी इसको ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये यदि इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, गोल्ड, राइट। तो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होगा उसी को हम लोग एटम्स बोलते हैं। लेट अस स्टडी द बर्निंग रिएक्शन। बर्निंग रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। क्या करा, ऑन बर्निंग द चारकोल इट लिव्स एश एट द एंड। यदि हम चारकोल को बर्न करते हैं तो ऐश फाइनली मिलता है। ऐश करने के बाद राख हिंदी में उसको बोलते हैं। तो चारकोल का जो मैटर्स है वो गया कहाँ, ये साइंटिस्ट के लिए पहेली था। यहाँ पर केमिस्ट्री का नाउ केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो रहा है। साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं, जो मैटर चारकोल का है उसको बर्न करने पर ऐश बन गया, तो चारकोल का मैटर गया कहाँ, वहां पर तो ऐश का मैटर है, तो चारकोल का मैटर गया कहाँ। इस चीज को सोचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट पर लगे रहे कि भाई चारकोल का एटम गया कहाँ। एवरीवन थिंकिंग कि जो चारकोल को बर्न किया गया, इट लिव्स द ऐश एट द एंड, दे आर थिंकिंग वेयर डज द मैटर चारकोल गोज, चारकोल का मैटर गया कहाँ। दे एट दैट टाइम नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि चारकोल को जब बर्न किया गया तो ऐश बना, तो चारकोल का मैटर गया कहाँ, वहां तो ऐश का मैटर मिल रहा है आफ्टर बर्निंग। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये चारकोल को जब हम बर्न किए तो क्या मिला, ऐश। इस चारकोल का मैटर्स वेयर गोज, यहां तो ऐश का मैटर है। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट सोचने लगे कि हो क्या रहा है, ये मैटर गया कहाँ यहाँ बर्निंग करने के बाद, यहाँ तो ऐश का मैटर है। सेवरल साइंटिस्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ये सारे बहुत ही रिनोन साइंटिस्ट हैं जो नोबेल से भी नोबेल प्राइज भी इन लोग को मिला है। ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड सेवरल अदर सिमिलर फैसिनेटेड साइंटिस्ट फॉर द मेनी ईयर्स। बहुत दिनों तक इसके बारे में लोग सोचते रहा कि चारकोल को जब बर्न किए तो उसका मैटर जो है, चारकोल का मैटर वेयर इट गोज आफ्टर बर्निंग। बर्निंग एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन पजल देम टू ग्रेट एक्सटेंट। बहुत दिन तक इन लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, राइट बेटे। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर दो लॉ डिफाइन किए गए हैं कि चारकोल का
मैटर कहाँ गया, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए टू लॉज आए। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट जा सकता है। तो ये दोनों लॉज को हम लोग अच्छी तरह से पहले समझने की कोशिश करेंगे, राइट बेटे। तो लोइसियर स्टडी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन डिटेल्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में स्टडी किए। एंटोनी लोइसियर, व्हाट, ये 1743 से लेकर 1794 वाज द फ्रेंच नोबल मैन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। He was able to find the mass of the reactant and product accurately irrespective of their physical state. यहाँ पे ये जो लाइन दिया है इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या दिया हुआ, He was able to find the mass of the reactant। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दो पार्ट होते हैं, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेज रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्शन के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ये समझना जरूरी है। रिएक्शन से बिफोर जो रहेंगे सब्सटेंसेज उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्शन के बाद जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये साइंटिस्ट जो है ये क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट का मास अलग से कैलकुलेट किए और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला उसका मास अलग कैलकुलेट करके देखे दोनों में क्या रिलेशन है। व्हाट ही वाज डूइंग, रिएक्टेंट का टोटल मास कैलकुलेट किए बिफोर रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिला वो उसका क्या मास है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों बराबर हैं कि कोई बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, राइट। हाँ, ध्यान देना कि क्या चीज है, ये वर्ड दिया ला, इनरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी रिएक्टेंट सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, उससे डजेंट मैटर। प्रोडक्ट लिक्विड मिल रहा है कि गैस मिल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना है, यानी फिजिकल स्टेट पर इंडिपेंडेंट है। फिजिकल जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट गैस है या प्रोडक्ट सॉलिड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड, he was able to find the masses of the reactants and product accurately irrespective of या independent of their physical state। physical state means कि वो solid form में है कि liquid form में है कि gas form में है। Now to start, he was made many important contribution to chemistry and some call him the father of the modern chemistry। बहुत ही known scientist हैं, right। Based on these observation he proposed the law of conservation of mass। जो हम मास अभी कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इसी ये कैलकुलेट करने के बाद इसको एक लॉ के फॉर्म दिया गया। उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा और प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा, हम बाय एक्सपेरिमेंट देखेंगे दोनों इक्वल होते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, राइट बेटे। तो फर्स्ट ट्राई एक्टिविटी स्टार्ट करें, टू मेजर द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टू फाइंड आउट द चेंज इन द मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। क्या क्या इसके लिए चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, बेरियम क्लोराइड हम ले रहे हैं रिएक्टेंट फर्स्ट, दूसरा रिएक्टेंट हम सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हैं। ये क्या क्या हमें लैब में जरूरत पड़ेगी, वो ऑपरेटस, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, रबर कॉर्क, स्प्रिंग बैलेंस, रेटॉर्ट स्टैंड जिस पर हम कॉनिकल फ्लास्क को खड़ा करेंगे, और थ्रेड। ये सारे हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट हैं इसको परफॉर्म करने के लिए कि रिएक्टेंट कौन कौन सा हो गया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। नाउ वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल। Prepare the solution of barium chloride by dissolving the barium chloride in distilled water in 250 milliliter conical flask। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, बेरियम सल्फेट को डिस्टिल वाटर में मिला देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। केमिस्ट्री में जहां भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसमें वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट
जो भी सब्सटेंसेज है वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो फर्स्ट टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड लिए, कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है, राइट बेटे। नाउ कॉनिकल फ्लास्क लिए, इसमें डिस्टिल वाटर लेंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इस तरह से बेरियम क्लोराइड का डिस्टिल वाटर को मिक्स किए और इस तरह से मेरा आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट उसी तरह से सेम बेरियम क्लोराइड, अब उसमें से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ बेरियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे, राइट, मेजर करके 4 जो मार्क किया गया बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रिपेयर दी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, जिस तरह से बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया उसी तरह से सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन बनाएंगे। सेम मेथड, सोडियम सल्फेट लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लिए, उसमें सोडियम सल्फेट को डाल दिए 1 स्पून, देन डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे। डिस्टिल वाटर मिक्स करने के बाद बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन को हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क containing sodium sulfate solution carefully without mixing the solution, close the flask with cork। अब ध्यान से देखो बेटे, ये बैलेंस हो गया, ये कॉनिकल फ्लास्क को स्टैंड कर दिए। अब इसमें क्या किए, जो टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड लिए उसको थ्रेड से बांध दिए और उसके बाद सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में के दोनों को मिक्स नहीं किया है। अब दोनों का कंबाइंड वेट पहले मेजर कर लेंगे, व्हाट इज द मास। टेस्ट ट्यूब में क्या है मेरा, आपका बेरियम क्लोराइड और दूसरा कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बिफोर द रिएक्शन दोनों को हम मिक्स नहीं किए हैं, मिक्स नहीं करने का मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। पहले क्या करेंगे, वेट मेजर कर लेंगे। फर्स्ट वेट द फ्लास्क विथ द कंटेंट केयरफुली यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके वेट को मेजर कर लेंगे। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट दी 2 सॉल्यूशन मिक्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों ये इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे थ्रेड को और मिक्स कर देंगे और इसको कॉनिकल फ्लास्क को हिला देंगे। देन अब क्या जो सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर ये सॉल्यूशन किस तरह का, आफ्टर द रिएक्शन, ये बिफोर द रिएक्शन, ये आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वेट द फ्लास्क अगेन यूजिंग द सेम स्प्रिंग बैलेंस। अब आफ्टर द रिएक्शन जो मिक्स करने के बाद वेट मेजर कर लेंगे। तो बिफोर द रिएक्शन वेट मेजर किए और आफ्टर द रिएक्शन वेट मेजर किए, राइट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वेट ऑफ द फ्लास्क क्या देखा गया, बिफोर द मिक्सिंग जो आपका वेट ऑफ द फ्लास्क था और आफ्टर मिक्सिंग जो वेट ऑफ फ्लास्क है दोनों सेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है कि रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन के बिफोर जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, आफ्टर द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा दोनों इक्वल होगा। ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया है। देन इसी को नाम दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट बेटे। चलो आगे बढ़े हम लोग। Barium chloride when react with sodium sulfate, white precipitate of the barium sulfate is formed along with sodium chloride। केमिकल रिएक्शन देखें, बेरियम क्लोराइड लिए थे सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। बिफोर द रिएक्शन ये क्या हो गया है, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, दोनों का हम सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट किए। आफ्टर द रिएक्शन क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। एरो नीचे मार्क शो करने का मतलब कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। जहां पे केमिकल रिएक्शन में आप देखिएगा एरो मार्क नीचे देने का मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हो रहा है केमिकल रिएक्शंस, राइट। नेक्स्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड द मास रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। Therefore, mass is neither created nor destroyed in the chemical reaction। कॉन्सेप्ट क्या लिएगा, वन लाइन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास ट्रांसफर हो रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पर बिफोर क्या, बिफोर केमिकल रिएक्शन मास किस फॉर्म में था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के फॉर्म में था। और आफ्टर रिएक्शन क्या था, आपका मास जो था बेरियम सल्फेट और सोडियम, सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया। बट टोटल मास जो रिएक्टेंट का होगा
चाहे प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा दोनों इक्वल होंगे, सिर्फ एक फॉर्म चेंज हो। जिस तरह से हम एनर्जी के बारे में समझते हैं, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। मान लो काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ फॉर्म चेंज होते हैं। सिमिलरली यहाँ भी केमिकल रिएक्शन में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है दोनों इक्वल होंगे। राइट बेटे, नेक्स्ट आगे बढ़े। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे, वर्ड में कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस व्हाट, अंडरस्टैंड, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मींस बेरियम क्लोराइड को डिस्टिल वाटर में मिक्स किया गया है। कहीं भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन जहां वर्ड यूज कीजिएगा तो वहां पर सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और सॉल्यूट जो कंपाउंड दिया रहेगा। तो ये केमिस्ट्री में समझना बहुत जरूरी है। उसको शॉर्ट फॉर्म और क्या लिखते हैं, ए क्यू, स्मॉल ए और क्यू, एक्वस सॉल्यूशन, उसको एक्वस सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये दोनों लिखना आना चाहिए, वर्ड में कैसे लिखेंगे और सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, आपका बना क्या, बेरियम सल्फेट व्हाइट सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना। इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। जैसे एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखे, मास ऑफ द बेरियम क्लोराइड पहले 20.8 ग्राम मिला मुझे, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मास ऑफ द बेरियम क्लोराइड पहले मेजर किए, एक्सपेरिमेंट डाटा ले रहा हूं 20.8 है, मास ऑफ द सोडियम सल्फेट 14.2 ग्राम, देन मास ऑफ द बेरियम सल्फेट 23.3 एंड मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड 11.7। तो रिएक्शन के पहले ये दोनों को ऐड कर दीजिए और रिएक्शन के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों देखिएगा दोनों का मास का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। राइट, in this case the barium chloride and sodium sulfate are the reactant, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट 20.8 ग्राम प्लस 14.2 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो 35 ग्राम मिलेगा। सिमिलरली बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट है एंड बेरियम क्लोराइड दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों का मास फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों को भी ऐड करने पर 35 ग्राम। इट मींस व्हाट यू आर फाइनली कंक्लूडेड कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही क्या होगा बेटे, प्रोडक्ट का भी मास होगा। रिएक्टेंट का टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों इक्वल होंगे। इसी को हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी को आप अंडरस्टैंड कर गए। ठीक है, आगे बढ़े। सिंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट 35 ग्राम इन दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट 35 ग्राम, देयरफॉर द गिवन डाटा वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये डाटा जो क्या वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फाइनली Lavoisier carried out the burning of the charcoal in closed apparatus and found no change in mass। अब आप अंडरस्टैंड कर गए कि चारकोल का मैटर्स गया कहां, यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चारकोल को हम ले लिए, बर्न किए, मेजर मास, उसके मास को पहले मेजर कर लिए। ठीक है, बिफोर द केमिकल रिएक्शन, बर्निंग के बिफोर चारकोल है, ठीक है, उसका टोटल मास, और आफ्टर द केमिकल बर्निंग क्या मिल रहा है, ऐश मिल रहा है। दोनों का मास इक्वल होगा, दोनों का मास इक्वल होंगे, सेम होंगे। राइट, कि क्या चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। बिफोर द रिएक्शन वो चारकोल था और आफ्टर वो क्या बना, ऐश बना, पाउडर बन गया। बिफोर क्या था, केमिकल रिएक्शन बिफोर सॉलिड था स्टेट और आफ्टर द रिएक्शन पाउडर बन गया। तो दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, फिजिकल स्टेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल स्टेट मीन सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में, इट डजंट मीन। रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो जो चारकोल का जो मैटर्स है वही क्या है, वही मैटर्स आपका ऐश का भी मैटर्स है, दोनों का मास इक्वल है। अंडरस्टूड, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि चारकोल का मैटर्स गया कहां, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ। जिस चीज से चारकोल बना हुआ था वो का वहां पर क्या था, सॉलिड था, और ऐश के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हो गया। सिर्फ क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, दोनों का मास इक्वल रहेंगे। नो चेंज इन द मास
Anthony Lavoisier, on the basis of his experiment, he proposed the law of conservation of mass. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लेवसियर। ये ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। इट स्टेट्स दैट मैटर इज नाउ, फाइनल जो एनसीईआरटी की लाइन आ गई, इट स्टेट्स दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस तरह से मैंने अभी क्या बताया कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। यहीं से इसी लाइन को अब जोड़ा गया, मैटर्स मास की जगह पर मैटर्स हो गया। तो मैटर्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। चारकोल क्या होगा? मैटर हो गया ना, हम उसको क्रिएट किए हैं। और ऐश भी एक मैटर है, वो भी उसको भी नहीं क्रिएट किए, सिर्फ हुआ क्या? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। मैटर्स इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मैटर्स कभी भी आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपका चारकोल का मैटर्स होगा, ऐश का जो मैटर होगा, दोनों सेम होंगे, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह से मैटर्स को भी नहीं डिस्ट्रॉय। कैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जिस मैटर से बने हुए हैं, आफ्टर डेथ हमारी बॉडी जल जाती है, लेकिन मेरा मैटर सेम रहेगा। जब जिंदा हूं, जिस चीज से मैं बना हूं, आफ्टर बर्निंग भी वही चीज ऐश वहां रहता है, दोनों सेम है। मैटर्स कभी भी क्रिएट नहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा। जिस तरह से चारकोल था, चारकोल से ऐश फॉर्म हुआ। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चारकोल का मैटर्स गया कहाँ। चारकोल का जो मैटर है, ऐश का मैटर, दोनों सेम है। राइट बेटे, ये किससे कॉन्सेप्ट से क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ। मोर सिंपली, द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन। नाउ इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से देखिए। 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर टू गिव 14.2 gram of sodium sulfate and 12.3 gram of copper carbonate. Which law of chemical combination is obeyed? तो फर्स्ट वी राइट, क्या दिया हुआ? 15.9 ग्राम कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट क्या दिया हुआ? 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्टेंट का दोनों मास को ऐड कीजिए। फर्स्ट कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर कार्बोनेट, आपका प्रोडक्ट हो गया। सारे का मास दिया हुआ है। रिएक्टेंट का कॉपर सल्फेट 15.9 दिया हुआ है और सोडियम सल्फेट 10.6, दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी मास दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके देखें क्या दोनों इक्वल है कि नहीं। दोनों 26.5 ग्राम है, 26.5 ग्राम। इट मीन्स कौन सा लॉ ऑफ हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। Total mass of product is equal to total mass of the reactant. Hence, the above reaction obey the law of conservation of mass. Right, bete? Next problem. Carbon dioxide is added to 112 gram of calcium oxide. The product formed is 200 gram of calcium carbonate. Calculate the mass of carbon dioxide used. Which law of chemical combination will govern your answer? क्या दिया हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड 112 ग्राम दिया हुआ है। दी प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है? 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो इसका मास दिया 200 ग्राम और इसका मास दिया 112। यहाँ पर आप यदि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम CO2 का मास आराम से निकालें। मास ऑफ द CO2 प्लस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कैल्शियम carbonate. Calculate the mass of carbon dioxide used. Which law of chemical combination will govern your answer? इसको आंसर देने के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए हम CO2 का वैल्यू मास निकाल लेंगे। इस तरह से सारा डाटा दिया उसको एंट्री करके मास ऑफ CO2 आपका आ जाएगा 88 ग्राम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन वन द आंसर। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए बेटे। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। राइट बेटे, तो अभी तक
जो जो 9th क्लास के बच्चे हैं, मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। फर्स्ट लेक्चर्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, राइट बेटे। सेकेंड चैप्टर भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं यूट्यूब पर, फिजिक्स के भी मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वहाँ भी 4th सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो सारे आप लेक्चर्स आप देख सकते हो। कुछ दिन के बाद ही जल्द ही हम लोग जो 9 का सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स टॉपिक है सर्किल का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, राइट बेटे। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए, जल्द ही वो वीडियो अपलोड होगा। जैसे ही यहाँ ऑफ मोड में वो चैप्टर स्टार्ट होगा, फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ मोड में मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो अपलोड होती है। साथ साथ जो बच्चे मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चे सारे कनेक्टेड रहते हैं, वो भी इस लेक्चर्स को देखकर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो बच्चे पटना से भी बहुत सारे बच्चे दूर हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो कनेक्टेड रहते हैं, दे आर वेटिंग, उनके लिए मैं स्पेशली ये लेक्चर्स भी उनके लिए ही बनाता हूँ, राइट। क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, न्यू सिलेबस के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है, इसलिए एक बुक्स की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जो न्यू सिलेबस आ गया 9th का, तो डोंट वरी बेटे, जो दूर के बच्चे हैं आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उस आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी खड़ा है और इसी तरह से आपको हमेशा हेल्प करते रहेगा, राइट बेटे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।